अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हो, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2016 का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। किस सब्जेक्ट्स का दोस्तों? तो फिजिक्स का। तो जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स में 2016 में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनका लेवल थोड़ा सा अप था, तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दिया जाए, कंप्लीट इस क्वेश्चन को करवा दिया जाए। जितने भी टफ क्वेश्चन है, मॉडरेट है, इजी है, सबको सब प्रकार के क्वेश्चन को मैंने आज की इस क्लास में रखा है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों पीडीएफ के लिए, जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, यानी आपको टेलीग्राम ओपन करना होगा, वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना होगा। स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी लोगों के लिए। यदि आप लोग बिहार पैरामेडिकल 2021 की तैयारी करना चाहते हैं तो एक न्यू बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है और ये क्रैश कोर्स के रूप में ये बैच चलेगा, जहां आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे और साथ ही साथ हर एक क्लास का जो है नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसके बाद जो है रिकॉर्डेड वीडियो, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डेली क्लासेस चलेगा, डेली लाइव क्लासेस ऑन जूम, और वीकली डाउट सेशन भी चलेगा। और इसके बाद 120 प्लस जो है रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, प्राइवेट वीडियो के माध्यम से। और इसके बाद जो काफ़ी स्टूडेंटों का पूछना होता है कि सर क्लास जो है ये हिंदी मीडियम में चलेगा या इंग्लिश मीडियम में चलेगा। तो दोस्तों क्लास विल बी हेल्ड इन बाईलैंग्वेज, यानी यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि आप बिहार बोर्ड से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों 10 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि सीट कभी भी फुल हो सकता है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, यदि तर्जनी उंगली उत्तर की ओर, मध्यमा उंगली पूर्व की ओर की जाए तब फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार चालक पर कार्यशील बल की दिशा क्या होगी? बता दीजिए। दक्षिण, पश्चिम, ऊपर ऊर्ध्वाधर की ओर या नीचे ऊर्ध्वाधर की ओर, यानी ऑप्शन है साउथ, वेस्ट या वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो चलिए जिन भी बच्चे का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, देखिए ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या दिखाता है, ठीक है, ये क्या चीज़ है अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें ये जो है ये क्या है, थंब है, अंगूठा है, ठीक है, और अंगूठे की जो बगल वाली उंगली है इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको तर्जनी कहा जाता है, ठीक है, तर्जनी। आप लोगों को मालूम होगा ये क्या था, अंगूठा था आपका, और अंगूठे की बगल वाली जो उंगली होती है इसको तर्जनी कहते हैं, और फिर इसके बगल वाली जो उंगली होती है इसको मध्यमा उंगली कहते हैं, ठीक है, मध्यमा उंगली कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का काम क्या है तो ये जान लीजिए। इसमें जो अंगूठा है ना, ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, यानी इस पर जो बल लगेगा उसी की दिशा को ये बताएगा। कौन? अंगूठा। अब बात करेंगे ये जो है तर्जनी, ये क्या करता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मध्यमा उंगली के बाद, तो ये क्या करता है, मध्यमा उंगली ये धारा की दिशा को बताता है, ठीक है। इतना आप लोग जान लिए। अब बच्चों क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि तर्जनी उंगली, यही था ना तर्जनी उंगली, तो तर्जनी उंगली को जो है उत्तर की ओर करना है, यानी इसको उत्तर की ओर कर दीजिएगा, ठीक है, नॉर्थ की तरफ कर दीजिएगा फिगर बना के। और जो मध्यमा उंगली है इसको पूर्व की ओर कर दीजिएगा। तो पूछ रहा है कि इस पर, यानी ये चालक पर कार्यशील बल की दिशा होगी, ये किस तरफ होगी? तो ये बच्चों होगा ऊपर ऊर्ध्वाधर की तरफ, है ना। ये कहाँ होगा? ऊपर ऊर्ध्वाधर की तरफ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि अंगूठे का काम क्या होता है,
तो ये क्या करता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। पूछा जा सकता है ना। और तर्जनी का काम क्या होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। और मध्यमा उंगली क्या करती है ये, तो ये धारा की दिशा को बताती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण त्रिज्या 1 मीटर के वृत्तीय पथ पर गतिशील है। यदि इसकी कोणीय चाल 2 पाई रेडियन पर सेकेंड है, तब कण पर अभिकेंद्रित बल है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, ये आपको निकालना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होता है बच्चों, फोर्स बराबर हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रित बल बराबर क्या होता है, ये होता है m गुने r और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और देखिए हर एक चीज़ दिया हुआ है आपको, मास भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है ना। रेडियस कितना दिया हुआ है उस पार्टिकल का, तो ये 1 मीटर दिया हुआ है। कोणीय चाल है ना, कोणीय चाल भी दे रखी है आपको कितना, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं हम लोग कोणीय चाल को, ये कितना दे रखा है 2 पाई दे रखा है। और यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, मास कितना है 2 है, आर कितना है, रेडियस 1 है, ओमेगा का स्क्वायर यानी 2 पाई का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ से 2 × 1 और 2 पाई का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 दूनी 8, तो 8 पाई स्क्वायर जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। और न्यूटन में होगा, क्यों, क्योंकि देखिए फोर्स का बात है ना, फोर्स है एक तरह का ये भी, तो न्यूटन कर दीजिएगा यूनिट, तो 4 पाई स्क्वायर न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर जो है बच्चों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यांत्रिक तरंग का एक उदाहरण है, यानी मैकेनिकल वेव का एक उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, अवरक्त विकिरण या ध्वनि तरंग। तो जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। यांत्रिक तरंग का एक उदाहरण है, कौन सा इन चारों में से, तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने ऑप्शन डी आंसर दिया है देन आप लोग का आंसर सही है, यानी ध्वनि तरंग। ठीक है, अब देखिए ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जो साउंड होता है, साउंड जो होता है ये कैसा एनर्जी होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी होता है। आपको याद रखना है कि ये जो साउंड है ये यांत्रिक ऊर्जा होता है ना। साउंड जो है ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी होता है ना। अब बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब ये है कि जिन्हें मीडियम की आवश्यकता होती है, जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये मैकेनिकल में किस तरह की होती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये मैकेनिकल में अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कौन, साउंड जो है मैकेनिकल तो होती है, लेकिन मैकेनिकल में किस तरह की होती है, ये होती है अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग को लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछूं, यहाँ पे मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि ध्वनि तरंग कैसी होती है, ध्वनि तरंग कैसी होती है, क्या जवाब दीजिएगा। ऑप्शन मैं दे देता हूँ, ये विद्युत तरंग होती है पहला ऑप्शन, यानी इलेक्ट्रिक वेव होती है, या ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ यानी इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, या तीसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। 3 ऑप्शन बच्चों मैंने दे दिया आपको। पहला, ये कैसी विद्युत तरंग होती है, या अनुप्रस्थ तरंग होती है, या अनुदैर्घ्य तरंग होती है, तो बता दो। अभी मैंने बताया था ना कि ध्वनि तरंग जो होती है वो कैसी होती है बच्चों, कैसी होती है, ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो साउंड है वो कैसा होता है, वो कैसा एनर्जी होता है, साउंड जो है वो कैसा एनर्जी होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। साउंड जो है वो कैसा एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब क्या, जिन्हें मीडियम की आवश्यकता होती है। अब मैकेनिकल एनर्जी में किस तरह का होता है, तो ये किस तरह का होता है बच्चों, अनुदैर्घ्य तरंग होता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक है, तो ध्वनि तरंग कैसी होती है, ये एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है और प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण होगा, यानी आपतन कोण, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपतन कोण बराबर क्या होता है, I बराबर A
प्लस में डेल्टा एम अपॉन में 2। अब बच्चों ए क्या है यहाँ पे, ए जो है ये प्रिज्म कोण है, ध्यान देना बच्चों ये प्रिज्म कोण है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा एम जो देख रहे हो आप लोग ये क्या है, ये विचलन कोण है, विचलन कोण, विचलन कोण लिख लीजिएगा अच्छे से, विचलन कोण है। और ये आई क्या है बच्चों, ये आपतन कोण है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है आपतन कोण बताइए, आपतन कोण कितना होगा। तो देखिए तो बच्चों प्रिज्म कोण दे रखा है आपको, क्वेश्चन में प्रिज्म कोण दे रखा है कितना, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद डेल्टा एम यानी विचलन कोण भी दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, ये 40 डिग्री दे रखा है, और भागा दे देना है 2 से। तो देखिए तो 60 में 40 को जोड़ दीजिएगा तो कितना 100 डिग्री आ जाएगा, और अपॉन में 2, अब काट दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री आया है आप लोग का आंसर, जवाब दीजिएगा। 50 डिग्री आया है सभी स्टूडेंट का, हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है ना, यानी 2016 में फिजिक्स से पूछे गए हर एक क्वेश्चन को मैं रखूँगा, चाहे वो इजी हो, चाहे वो टफ हो, चाहे वो मॉडरेट हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से, जो कि एक सर्किट दिया हुआ है और आपको यहाँ पी क्यू के बीच समतुल्य प्रतिरोध बताना है, आर इक्विवेलेंट बताना है, पी और क्यू के बीच का क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने बना रखा है, मैं आपको उसको समझा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए यही सर्किट है जो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, यही जो है सर्किट एक दिया हुआ है, विद्युत परिपथ दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है एक ही तार लिया गया है, ध्यान से समझना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही तार लिया गया है। और इसमें कितने बार प्रतिरोध दे दिया गया है, 2 बार, यानी 1 बार और ये 2 बार, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था एक ही तार क्यों ना हो, और उसमें आप उसको आप कितना भी घुमा कर ले जाओ, एक ही तार को कितना भी घुमा कर ले जाओ, बीच में प्रतिरोध देते रहो, एक ही तार है और इसको कितना घुमा कर ले जाओ, बीच में कितना भी प्रतिरोध दे दो, कितना भी प्रतिरोध दे दो, ये तार जो है किस क्रम में रहेगी, ये किस क्रम में होगा, आर जो है यहाँ पे किस क्रम में होगा बच्चों, आर किस क्रम में होगा, तो सीरीज में होगा, यानी श्रेणी क्रम में होगा। तो यहाँ से देखिए एक तार को जो है इस तरह करके जो है यहाँ तक लेकर आया गया, और बीच में कितना प्रतिरोध दे दिया गया, 2, 4 ओम का और 2 ओम का। तो अब सीरीज में है ये चीज़, सीरीज में है ना, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, R1 + R2 करके निकाल लेते थे ना आप। तो यहाँ से R बराबर R1 + R2, R1 कितना है 4 है, R2 कितना है 2 है, तो 4 और 2 6 ओम आ जाएगा। यानी इतना से लेकर इतना तक का कहानी ख़त्म, इतना मतलब कहानी ख़त्म हो गया। यानी यहाँ से तार तो आया है, एक तार होगा और उसका प्रतिरोध जो है कितना आया है, 6 ओम आया, यानी एक तार को जोड़ना है, ठीक है, एक तार को जोड़ना है। यहाँ पर भी तो एक ही तार था लेकिन 2 प्रतिरोध दे दिया गया था, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को सॉल्व करके जो है एक प्रतिरोध बना दिया। तो हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो 6 ओम आया, ठीक है, 6 ओम आया ना। तो देखिए जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वही चीज़ है, सेम है, इतना सेम है। अब हम लोगों ने ये 6 ओम निकाला, यानी इसको R1 और R2 को सॉल्व किया तो 6 ओम आ गया। तो हमने क्या किया, तार तो रहेगा, ये तार रहेगा, लेकिन अब इसके बीच जो है एक प्रतिरोध आ गया, कितना 6 ओम का। अब पहले 2 था, अब हम लोगों ने इसको जब सॉल्व किया तो ये 6 ओम बनकर आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे, अब ध्यान से समझना, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख पा रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तार है और इसके बीच में एक प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है। और इसी में एक नया तार को जोड़ दिया जाता है और एक बीच में प्रतिरोध दे दिया जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ से लेकर, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तार था और बीच में एक प्रतिरोध दे दिया गया था, फिर एक नया तार को जोड़ दिया गया और इसमें भी प्रतिरोध दे दिया गया। तो ये चीज़ किस में हो जाएगी, समानांतर क्रम में हो जाएगी। मैंने बताया था कि मान लीजिए जैसे एक तार है ये और इसके बीच में एक प्रतिरोध है, और हम लोग अगर इसमें नया ऐड कर लेते हैं, नया तार को ऐड कर लेते हैं इसमें और बीच में प्रतिरोध दे देते हैं, तो ये किस क्रम में हो जाएगा, समानांतर क्रम में हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ है,
समानांतर क्रम में हो गया, ये समानांतर क्रम में हो गया। तो आर कैसे निकालते हैं, 1/r इक्वेलेंट, आर इक्वेलेंट कैसे निकालते थे, 1/r बराबर में 1/r1 प्लस 1/r2 निकालते थे। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से r बराबर 2 ओम आ जाएगा। यानी इतने को जब सॉल्व कीजिएगा, इतने को तो यहाँ से तार तो एक ही होगा, यहाँ पे 2 तार था अभी बच्चों, 2 तार था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जब सॉल्व किया तो ये एक तार हो गया और उसके बीच का प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम आ गया। यानी इतने की जगह हम काट के क्या करेंगे, एक तार को ऐड कर देंगे और उसके बीच में प्रतिरोध दे देंगे 2 ओम का। ठीक है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया हुआ है। देखिए इतने को जब आप लोगों ने सॉल्व किया बच्चों, देखिए इतने को सॉल्व किया तो ये r बराबर 2 ओम आ गया। यानी कहीं ना कहीं एक तार आई होगी और उसके बीच का प्रतिरोध जो है 2 ओम है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक तो पहले से ही था क्वेश्चन में, हम लोगों ने क्या किया, वही तार है। जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो यहाँ से एक जो है आपका ये रेजिस्टेंस आ गया एक, और कितने ओम का आया है, 2 ओम का आया है। ठीक है, आ रहा है समझ, आ रहा है ना। अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े होंगे तो ये अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो इतना समझ लिए आप। अब देखिए फिर से देखिए आप लोग यहाँ पे, यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक एक ही तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही तार है और बीच में जो है 2 बार प्रतिरोध दे दिया गया है। एक ही तार है और बीच में 2 बार प्रतिरोध आ गया है। तो ये चीज़ किस में है, ये चीज़ श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में R कैसे निकालते थे, R1 प्लस R2 निकालते थे। तो ये R1 है, ये R2 है, इतने को भी सॉल्व कीजिएगा तो ये 6 ओम आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। यानी तार बच्चों एक ही है, तार ये एक ही है, इसमें 2 प्रतिरोध दिया हुआ था। तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो एक प्रतिरोध हम लोगों ने बना लिया, इसको 6 ओम का बना लिया। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या है, इतने को सॉल्व किए तो 6 आया, यानी एक ही तार है और एक प्रतिरोध हम लोग दे देंगे 6 ओम का। ठीक है, तो जब इसको आगे कीजिएगा, यानी इतने को तो आपको ऐसे ही लिख देना है, कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब इसमें वही तार है, बिल्कुल वही तार है। अब जो प्रतिरोध हो गया है, एक प्रतिरोध हो गया है 6 ओम का। ठीक है, 6 ओम का प्रतिरोध कर देना है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए फिर से वही चीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तार था और बीच में एक प्रतिरोध दे दिया गया था 6 ओम का। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक और तार था और बीच में प्रतिरोध दे दिया है 3 ओम का। तो ये आमने सामने है ना। मैंने बताया था कि एक तार है और इसमें आप लोग एक तार को जोड़ देते हो और इसमें भी एक प्रतिरोध दे देते हो, इसमें भी एक प्रतिरोध, लेकिन जोड़े हो तो वो चीज़ समानांतर क्रम में हो जाएगी, बताया था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक तार है, बीच में एक प्रतिरोध है और हम लोगों ने इसमें जोड़ दिया था, हम लोगों ने जोड़ दिया है ना, तो इसीलिए ये आपस में क्या होगी, समानांतर हो जाएंगी। तो समानांतर क्रम निकालना होता था तो 1/r बराबर में, अब R1 कितना है, यहाँ पे 3 है तो 1/3 हो जाएगा, प्लस में R2 कितना है 6 है तो 1/6 हो जाएगा। इतने को सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 ओम आ जाएगा। तो 2 ओम आ जाएगा, यानी 2 तार था और 2 प्रतिरोध था। जब सॉल्व किए तो ये एक तार के रूप में आ गया और प्रतिरोध कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो करना कुछ नहीं है, देखो बच्चों बन चुका है क्वेश्चन। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 4 ओम तो कर ही देना है। जब इतने को सॉल्व किए तो ये एक तार के रूप में आ गया और एक तार के रूप में आ गया और बीच में प्रतिरोध कितना दे दिया गया, 2 ओम का दे दिया गया। अब बताओ, अब तो सॉल्व हो गया। यानी यहाँ से लेकर देख पा रहे हो आप लोग, एक ही तार है, यहाँ से लेकर एक ही तार है, 2 बार प्रतिरोध दे दिया गया है। दैट मीन्स क्या, ये चीज़ श्रेणी क्रम में है। एक ही तार है, उसमें कितनों प्रतिरोध दे दीजिए तो वो चीज़ श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में होगी तो R1 प्लस R2 कीजिएगा ना। तो R1 कितना है, 4 ओम है, प्लस R2 कितना है, 2 ओम है, तो कितना आ जाएगा, 6 ओम। फाइनली जो है P और Q के बीच का जो R इक्वेलेंट निकल कर आया वो कितना आ गया बच्चों, 6 ओम आ गया, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो। अगर दिक्कत हुआ है समझने में तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश प्रयोग में लाना चाहिए, कौन सा रंग जो है एक तरह से प्रयोग में लाना चाहिए अगर सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाना होगा तब। बताइए, एक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कौन सा प्रकाश प्रयोग में लाना चाहिए, तो जल्दी बताइए। ऑप्शन है पीला, लाल, बैगनी, अवरक्त। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है बैगनी, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो बैगनी रंग का प्रयोग जो है किया जाना चाहिए। एक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में वृद्धि करने के लिए बैगनी प्रकाश का प्रयोग जो है करना चाहिए। ठीक है,
तो बच्चों इस क्वेश्चन को डायरेक्ट जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 36 ओम प्रतिरोध के एक तार को n एक समान भागों में काटा जाता है और समानांतर में जोड़ा जाता है, तो प्रभावी प्रतिरोध 1 ओम है, तो n का मान बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी मान लीजिए आपको कोई भी प्रतिरोध दे दे, कोई भी प्रतिरोध आपको जैसे मान लीजिए दे दे, यहाँ पर कितना दे रखा है, कोई भी प्रतिरोध दे दे, जैसे यहाँ पे 36 ओम दे रखा है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी प्रतिरोध दे दे और बोले कि ये जो प्रतिरोध है एक तार का प्रतिरोध है, एक तार का प्रतिरोध कुछ भी दे दे यहाँ पे, ठीक है, और उसी को बोले कि उसको एक समान भागों में काटना है आपको, यानी n एक समान भागों में इसको काटना है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में एक जैसा, एक समान है ना, एक समान भागों में इसको काटना है, ऐसा अगर क्वेश्चन में बोल दे, यानी कोई भी प्रतिरोध दे दे और आपको बोले कि उसको एक समान भागों में काटना है, n एक समान भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटना है, और साथ में ये बोल दे कि उसको समानांतर में जोड़ दिया जाता है, बाद में समानांतर में जोड़ दिया जाता है, पैरेलल ऑर्डर में जोड़ दिया जाता है। ये 3 कंडीशन दे दे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/R इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r। ये कैपिटल R क्या है बच्चों, तो ये R इक्वेलेंट है, यानी प्रभावी प्रतिरोध है, जो कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 ओम दिया हुआ है, तो 1/1, ठीक है, इज इक्वल टू n स्क्वायर, जो कि n निकालना है कि कितने छोटे छोटे टुकड़े हुए होंगे उस प्रतिरोध के, और अपॉन में ये स्मॉल r क्या है, स्मॉल r वही है, यानी जो प्रतिरोध दिया हुआ है ना, कोई भी प्रतिरोध जैसे 36 ओम दिया हुआ था वही चीज़ है भाई, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया ना जाता है, इसीलिए उसको स्मॉल r हम लोग मान लिए हैं। तो स्मॉल r कितना दे दिया आपका, 36 दे दिया। तो बच्चों यहाँ से देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 बराबर में n स्क्वायर, यानी यहाँ से अब दोनों तरफ रूट कीजिएगा तो n बराबर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट चढ़ाइएगा तो n बराबर 6 नहीं आ जाएगा, इतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे अब तक। तो n बराबर 6 है ना, आ गया बच्चों। तो n बराबर 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दोस्तों ये था 2016 का पेपर। यदि आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी हो और आप ऐसी और वीडियोस चाहते हो, जैसे 2016 का पेपर था, इसके बाद 2017, 18, 19, 20 हर एक पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो आप लोग, तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आगे ये सीरीज जो है कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।